गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष 18 समस्याएं रखी गई, जिसमें से 13 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के सेक्टर 29 लेजर वैली पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए आदेश दिए, जिसकी लागत 6.50 करोड़ रुपए आएगी। महत्वपूर्ण नहीं है जितना सावधानी बरतना, क्योंकि ये सबके अपने हित में है, इसलिए ये अपील जनता से मैं करना चाहता हूँ। आज जो लोक संपर्क की जो हमारी कष्ट निवारण की मीटिंग, इसमें कुल 18 कंप्लेंट्स मिली थी। इन 18 में से 5 कंप्लेंट्स तो ऐसा लगा कि उनको अगले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा से रेफर किया, उस समय तक वो सब करके देंगे। अधिकारी ने जो उसमें जो भी प्रॉमिस किया है उसके हिसाब से 13 कंप्लेंट्स को जो है आज वो निपटा दिया गया। मुख्य रूप से दौलताबाद रोड जो है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। बहुत पहले एमएसएमई की कुछ फैक्ट्रीज लगी हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट प्लान में वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। अब हमने, वैसे तो ये 2 महीने पहले भी कंप्लेंट आई थी, लेकिन आज उनको एक टाइम टेबल दे दिया है कि 15 जुलाई तक ये डेवलपमेंट प्लान चेंज हो जाएगा और जो इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्रियल एरिया और जहाँ रेजिडेंशियल एरिया उसको रेजिडेंशियल एरिया बनाया जाएगा और एसटीपी की खास करके लोकेशन को बना करके उस पर एसटीपी लगाने की। लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 ये आज से कोई 28 साल पहले इसको बनाया गया था। उसके अंदर अच्छे उस समय फुवारे और बाकी सब सुविधाएं जो दी गई थी, लेकिन इतने वर्षों में वो काफ़ी डिटीरियरेट हो गया और वो दोबारा से उसको बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए भी 6.5 करोड़ रुपए का एक नया सरस्वती कुंज, ये भी एक गुरुग्राम की बहुत पुरानी समस्या है, लगभग 37 साल पुरानी है। इस पर भी लगे हैं, कोर्ट में केस गया हुआ है। फिर भी वहाँ की जो टीदिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे लोग जो हैं खाली मैदान में वहाँ ये सीएनडी वेस्ट ये डाल देते हैं और झुग्गियाँ भी एनक्रोचमेंट इसके नाते से हुई हैं, तो झुग्गियाँ वहाँ से हटाने का काम किया है और दोबारा से जिसका आने पर हमने ये कहा कि उन झुग्गियों को शहर से दूर कहीं जा करके जगह दी जाए ताकि वहाँ वो रहे। यहाँ पर उसके अंदर ये न की जाए, बल्कि डिप्टी कमिश्नर को ये कह दिया गया कि उनके बजट में से उसकी 4 दीवारी ये करानी चाहिए, तो 4 दीवारी कराई जाएगी। वहाँ सीएनडी वेस्ट न डालें, वहाँ दिन और रात पुलिस की भी पेट्रोलिंग रहेगी और जो कोई दहलीज डालने के लिए आएगा तो उसके लिए चालान भी किए जाएंगे ताकि वो जो कॉलोनी है वो साफ रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम की चर्चित बंजारा मार्केट में हुए अतिक्रमण को जल्द हटाने के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम में रेजिडेंशियल इलाके में हो रही समस्याओं को सुनने के लिए 29 अप्रैल को आरडब्ल्यूए के साथ एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम आरडब्ल्यूए अपनी समस्याएं रख सकेंगी, जिसका समाधान सरकार द्वारा किया जाएगा। नाजायज कब्जे जो बहुत जगह जगह पर होते हैं, खास करके बंजारा मार्केट की एक चर्चा आई, उसमें मैंने कहा कि एक एनफोर्समेंट टीम वो बना कर रखे, चाहे जीएमडीए है, चाहे एचएसवीपी है या एमसीजी है, एमसीएम है, सब ऑर्गेनाइजेशन अपने पहरा लगाए और जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट करते हैं ये इनको सबको शहर से दूर भेजा जाए, ताकि ये जो स्थान है, जो ज़मीनें पब्लिक ऐसी यूज़ की हैं, उनको भी साफ रखा जाए। और कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं एचएसवीपी और मार्केट अपना एमसीजी, इनकी जो ज़मीनें हैं अपनी ज़मीनों को सुरक्षित कराएं और सुरक्षित कराने के लिए उनको इलीगल एनक्रोचमेंट न करने दें। इसी प्रकार फर्रुख नगर में कन्या पाठशाला की कमरे बनाने का एक प्रोजेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पास किया है। 20 दिन के बाद वहाँ काम जो है शुरू हो जाएगा। गाडौली खुर्द में प्रदूषण फैला रही 2 यूनिट्स लगी हुई हैं। जीन्स की और कपड़े बनाने की जो धुलाई का वो काम करते हैं, तो उनको क्लोजर नोटिस दिया हुआ है। एक जानकारी आपको देनी है कि यहाँ आरडब्ल्यूएस का एक बड़ा सेमिनार हो रहा है 29 अप्रैल को, मैं स्वयं उसमें रहूँगा। तो जो भी आरडब्ल्यूएस की जितनी कठिनाइयाँ परेशानियाँ हैं किसी विभाग से जुड़ी हुई, वो सब उस सेमिनार से खुल करके चर्चा होगी और सेमिनार में उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जो भी कोई नए प्रावधान करने पड़ेंगे वो प्रावधान किए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में जंगल सफारी बनेगी ताकि गुरुग्राम को पर्यटन के मामले में भी एक पहचान मिल सके।
टूरिज्म डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार का भी जो हमारा डिपार्टमेंट है, उनको सबके साथ मिलकर के टीम बनाई है। उन्होंने एरिया भी थोड़ा मोटर रूप से पहचान किया है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत प्रकार के डिपार्टमेंट से फिजिबिलिटी करानी पड़ती है, वो सब लगे हैं और मुझे लगता है कि अभी तक कोई इसमें अड़चन नहीं है। एक लगभग 3000 एकड़ का एक बड़ा सफारी पार्क, और मुझे लगता है उत्तर भारत में इतना बड़ा सफारी पार्क और कहीं नहीं है। गुड़गांव में अगर सफलतापूर्वक हम उसको कर ले जाते हैं तो उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा एक टूरिज्म का एक केंद्र बनेगा और खास करके दिल्ली, गुड़गांव, ये जो एनसीआर एरिया, इसके लोगों को एक सुविधा मिलेगी वहाँ जाने घूमने करने के लिए। जंगल सफारी की तैयारी है। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार का भी जो हमारा डिपार्टमेंट है, उनको सबके साथ मिलकर के टीम बनाई है। उन्होंने एरिया भी थोड़ा मोटर रूप से पहचान किया है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत प्रकार के डिपार्टमेंट से फिजिबिलिटी करानी पड़ती है, वो सब लगे हैं और मुझे लगता है कि अभी तक कोई इसमें अड़चन नहीं है। एक लगभग 3000 एकड़ का एक बड़ा सफारी पार्क, और मुझे लगता है उत्तर भारत में इतना बड़ा सफारी पार्क और कहीं नहीं है। गुड़गांव में अगर सफलतापूर्वक हम उसको कर ले जाते हैं तो उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा एक टूरिज्म का एक केंद्र बनेगा और खास करके दिल्ली, गुड़गांव, ये जो एनसीआर एरिया, इसके लोगों को एक सुविधा मिलेगी वहाँ जाने घूमने करने के लिए। वहीं गुरुग्राम में बढ़ते क्राइम के ग्राफ पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने की पुलिस द्वारा कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम पुलिस की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का हवाला देते हुए कहा कि निवेशकों को हरियाणा सबसे सुरक्षित लगता है और वो खुद मानते हैं कि बाकी राज्यों से हरियाणा बेहतर है। सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जैसे जिले में भी अब निवेशक आ रहे हैं और बाकी प्रदेशों के मुताबिक हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है। देखिए, नाम कोई भी दिया जाए, एक नाम से कोई बात कहीं प्रचलित होती है, कोई चीज दूसरे नाम से प्रचलित होती है, लेकिन गुड़गांव में हमने कभी भी इसकी कमी नहीं होने दी है। यानी खास करके पुलिस के एक्शन में कोई घटना होती है, घटना पर तो हर एक घटना पर ध्यान रखना शायद थोड़ा कठिन होता है, लेकिन घटना कितनी जल्दी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है और उस घटना को सॉल्व किया जाता है। हमारे यहाँ गुड़गांव पुलिस बहुत जल्दी हर घटना को सॉल्व करता है और उसमें हर एक बड़ी घटना के साथ एक टीम लगती है, एसआईटी बनती है और जहाँ तक भी हो, जितना जल्दी हो उसको पकड़ते हैं। इसलिए ठीक है कि गुड़गांव में हम हैं, हमको एक घटना, 2 घटना, 4 होती तो लगता है गुड़गांव में लगातार घबरा के। मैं कहूँगा कि दूसरे प्रांतों को देखते हुए आज जो लोग निवेश करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनसे जब बात करते हैं वो कहते हैं कि हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन बाकी प्रांतों की तुलना में बहुत अच्छा है। बल्कि इस कारण से अब पैसा लगाने वाले को तो हर प्रकार की सुरक्षा चाहिए। हमारे इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव जिले में आ रहे हों, रेवाड़ी जिले में आ रहे हों, इवन महेंद्रगढ़ जिले तक, इधर झज्जर जिला, सब जिलों में इन्वेस्टर जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर स्थिति अपने आप में हम कह सकते हैं कि यहाँ कैसे सुधार हो सकता है, लेकिन बाकी जिलों के, बाकी प्रदेशों की तुलना में हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत अच्छी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में विजिलेंस को बहुत मजबूत किया गया है ताकि भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजिलेंस को हमने मजबूत किया है। अभी तक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की एक यूनिट काम कर रही थी, हमने आगे डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो DVB ये भी बनाए हैं। 6 जगह ये काम करेंगे और इसकी फोर्स बढ़ा रहे हैं और उनके काम को भी बांट दिया है कि इस लेवल तक की जो शिकायतें हैं करप्शन की, वो डिविजनल लेवल के लोग उसको इंक्वायर करेंगे, इससे ऊपर की स्टेट विजिलेंस करेंगे। और स्टेट विजिलेंस हो, रीजनल विजिलेंस हो, उनका काम ये है कि जहां सरकारी सेक्टर को नुकसान होता है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो पुलिस हो, वो इरिगेशन हो, वो HSBP हो, वो म्यूनसिपैलिटी हो, कोई भी हो, जहाँ की शिकायत उनको मिलेगी उस शिकायत के ऊपर वो एक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हमने एक अपेक्स बॉडी बनाई है अगेंस्ट करप्शन। करप्शन को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्शन पर हम कोई बहुत शोर मचाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन एक सामान्य, यानी जिसको एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो तरीका होता है, उस नाते से करप्शन के ऊपर चोट मार रहे हैं, मारेंगे। मैंने तो एक नारा दिया है, मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल। हरियाणा की मनोहर सरकार उद्योगों के साथ साथ MSME को भी बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही PPP के तहत लोगों को स्किल से जोड़ा जा रहा है।
जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। लोन दे देने से मात्र उसको उसके हिस्से यानी हवाले छोड़ देना चाहिए, और छोड़ दें तो कई बार व्यक्ति सफलता से दूर हो जाता है। तो उन सबका एक क्लस्टर के अनुसार उसकी सबकी चिंता भी की जाए। व्यक्तिगत चिंता भी हम करेंगे कि आखिर व्यक्ति नया है, स्किलिंग लेके आया, ट्रेनिंग लेके आया, काम उसका सफल हो, तो हर प्रकार की गाइडेंस डिपार्टमेंट की ओर से दी जाए। हमने इसके लिए जो MSME डिपार्टमेंट अलग इसलिए बनाया है कि हम कृषि के साथ साथ, उद्योग के साथ साथ MSME में भी अपने प्रदेश की प्रगति आगे करें। लेकिन MSME मुझे इसलिए समस्या नहीं लगती कि MSME के अंदर उतने बड़े एम्प्लॉयमेंट एक ही यूनिट में नहीं लगने वाला। कहीं 10 लोग लगेंगे, कहीं 15 लगेंगे, कहीं 20 लगेंगे, 50 लगेंगे, हजारों की संख्या में नहीं लगने वाले। तो जो 10, 15, 20 लगेंगे वो स्वाभाविक है, स्थानीय तौर के ऊपर भी मिलने वाले हैं। और जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार की स्किलिंग भी वो हम करवाएंगे। वो आप लोगों के माध्यम से ही स्किलिंग कराई जा सकती है कि जिसका उद्योग ऐसा है कि जो आगे 10 या 20 लोगों को ट्रेंड करके अपने उद्योग में या अपने उस जो उसका सेक्टर है उस सेक्टर में कहीं भी दूसरे उद्योग में लगा सकता है। तो ऐसे भी हम आपको एक ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में भी उपयोग करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि उस नाते से सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत मेले लगाकर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ रही है। साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि सारे समाज को हम 3 भागों में अगर बांटते हैं तो निम्न वर्ग, आय वर्ग है, मध्यम आय वर्ग है और जो उच्च आय वर्ग है। उच्च आय वर्ग के लोग अपना बड़ा उद्योग, बड़े सब कामों करते हैं, लेकिन निम्न आय वर्ग की आवश्यकता है आज उसकी आय को बढ़ाना। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये मैंने एक योजना बनाई है कि जिस परिवार की 1,80,000 रुपये से वार्षिक आय कम है, अर्थात 15,000 रुपये महीना भी जिस घर में नहीं पहुंचता है, उसको कठिनाई बहुत है परिवार के पालन पोषण को। उसके लिए हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं करके हर 2 महीने में एक राउंड कोई 1,00,000 1.5 लाख परिवारों को बुलाना, उनकी इच्छा पूछना, क्या आप काम करना चाहते हैं, कोई उद्योग भी लगाना है तो उस उद्योग के लिए क्या उसकी आवश्यकता है, बैंक से लोन की आवश्यकता है, स्किलिंग की आवश्यकता है, या कौन से चीज़ में उसका अपना मानो कोई ना कोई संबंध होता है। हरियाणा में हम देखते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए कामयाब है कि हम एग्रीकल्चर स्टेट में हैं। एग्रीकल्चर स्टेट के नाते से प्रोडक्ट भी एग्रीकल्चर बहुत हमको मिलते हैं, यानी लकड़ी भी है, या अनाज भी है, या भूसा भी है, या बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या फिर मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि हमारा दूध भी अगर देखा जाए तो सारे देश भर में हरियाणा जो है, पंजाब हमसे ज़रूर थोड़ा आगे है, अदरवाइज़ हरियाणा जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग एक स्टेट इस नाते से है। और जब हमने अब ये कैंप्स लगाए हैं तो उसमें सब जो युवक नए अपना काम करने के लिए आगे आने लगे, तो आपको हैरानी होगी कि 35% युवक एक ही बात कि हमें पशुपालन के लिए लोन दिला दीजिए। अर्थात आज भी हरियाणा में दूध दही का खाना जहाँ है तो दूध के प्रति या दुधारू पशुओं का व्यवसाय करने के प्रति बहुत एक लगाव है, एक उनकी रुचि है, तो उस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सारे रॉ मटेरियल हमें यहीं का मिले, ऐसे उद्योग, या फिर जिसकी कंजम्पशन यहाँ हो, और दोनों चीज़ें यहाँ हो तो बहुत ही अच्छा। इस नाते से अपने प्रदेश को हर दृष्टि से हम आगे बढ़ाने के लिए MSME जो क्षेत्र है, जो वर्ग है, इसको आगे ले जाना चाहते हैं। बेटियों की पढ़ाई के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। फिर चाहे वो शिक्षक संस्थान तक फ्री ट्रांसपोर्ट की बात हो या फिर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज हो, बेटियों की पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आ पाए, लगातार इसके लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे ही महिलाओं के लिए पढ़ाई करते समय जब वो जाती हैं बसों में उनको कठिनाई आती है। लगभग 150 बसें केवल महिला स्पेशल ये हम चला रहे हैं ताकि हमारी बेटियों को कहीं दिक्कत ना आए। और जिस रूट पर बसें नहीं होती हैं तो उनको 150 किलोमीटर तक फ्री बस का पास होता है, कोई उनका किराया नहीं लगता है, 150 किलोमीटर तक करवाया नहीं जाएंगे। चाहे आर्थिक दृष्टि से है, चाहे फीस का मामला है, हमारी सब बहनें खास करके जो गरीब परिवारों से हैं, 1,80,000 रुपये तक की इनकम की जो बहनें परिवारों से आती हैं, उनकी MA तक की सब शिक्षा चाहे वो सरकारी हो और चाहे प्राइवेट हो, सब में
पता होगा जब 2014 में हमने शासन संभाला था, देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही महीने में हमको कहा कि एक बहुत बड़ा समाज का एक कलंक है, उस कलंक को हमको दूर करना है। और वो कलंक क्या है कि जो भ्रूण हत्या के द्वारा जेंडर रेशो, इसको जो ठीक नहीं किया जा रहा, एक समाज के अंदर भ्रूण हत्या की जो ये आदत बनी है, बीमारी बनी है, इसको दूर करना है। तो हरियाणा से इसका बीड़ा उठाना है। हमने उनका समय मांगा। पानीपत में 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, वहां से दिया था। और इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उस समय जेंडर रेशो 871 की थी। और आज सब प्रयत्नों के बाद सामाजिक संस्थाओं ने भी प्रयत्न किया, उसमें एनजीओ ने भी किया, उसमें जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं सबको हमने उतारा। और आज मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता मुझे हो रही है कि हमारी जेंडर रेशो 924 हो गई है। इंद्रधनुष, बहुत ही सुंदर नाम रखा है सभागार का। इंद्रधनुष जो अलग अलग रंगों को बिखेरते हुए और जिस प्रकार एक तेज, एक शक्ति का प्रतीक, एक खुशहाली का प्रतीक, जैसे इस रंगों की आभा ये बनती है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ के छात्राएं पढ़ाई करके उसी तेज और आभा का प्रतीक बनकर के समाज में आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से इनकी शिक्षा, इनके संस्कार इनको आगे बढ़ाएंगे। मैं अगर प्रतिभाशाली महिलाओं की बात करूं तो इस प्रदेश की बेटियों में बहन सुषमा स्वराज जी का नाम आता है। यानी एक सामान्य परिवार से उठ करके इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उन्होंने प्राप्त की। और बल्कि हमने तो इस बार अपना जो बजट प्रस्तुत किया उसमें महिलाओं के नाम से, खास करके श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम से बेस्ट वुमेन का जो एक अवार्ड ये घोषित किया है 5 लाख रुपए का। हमारी बेटी कल्पना चावला अंतरिक्ष की किस प्रकार से वो प्रतिभा बन गई, प्रेरणा देने वाली बहन। ऐसे बहुत से नाम लिए जा सकते हैं, पूर्व काल के भी, वर्तमान काल के भी। हमारी बहन बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही। हमने महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए अपना जो पंचायती राज सिस्टम है इसके अंदर इस बार 50% का प्रतिनिधित्व उनको मिले, इस प्रकार का एक कानून बनाया। संविधान 33% का आरक्षण देता है, लेकिन हमने 50% का प्रतिनिधित्व किया है। मनोहर सौगात में आज मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।